का जनता से सरोकार, यानी कि जनता का लोकतंत्र का जो चुनाव का है, जनता का कितना मतलब है और कितना इसमें जनता का अपना इफेक्ट हो सकता है, ये खास करके इस चैप्टर को सजन ने लिखा है। और मैं इसको वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ करके पढ़ूंगा, लेकिन जहां ऐसी जरूरत होगी, जैसे कोई आंकड़े हैं और लेटेस्ट करने हैं, लेटेस्ट आंकड़े जोड़ने हैं, तो वो अपन जोड़ सकते हैं। इसका जो हेडिंग है उससे भी साफ नजर आता है कि पर्यावरण संवर्धन एवं चौमुखी जन सशक्तिकरण आधारित लोकतंत्र हमारे ग्रह के जैव जीवन एवं समस्त मानव प्रजाति को आपातकालीन आवश्यकता है। ये आवश्यकता हमारी। और गड़बड़ कहां से हुई, उसमें बताया कि वर्तमान लोकतंत्र की अस्पष्ट और भ्रांत धारणाओं ने ये जो कॉर्पोरेट धनवान भ्रष्ट अपराधी प्रकृति के राजनीतिज्ञों को हमारे ग्रह के प्राकृतिक पर्यावरण को बर्बाद करने एवं जैव सामाजिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाने का अवसर प्रदान किया। अवसर क्यों प्रदान हुआ, इसका कारण बताया। कारण यह है कि एक तो लोकतंत्र की स्पष्ट धारणा नहीं है, भ्रांत धारणाएं हैं, और उस वजह से ये कॉर्पोरेट्स को पूरा अधिकार दे दिया। तो मैं पेज नंबर 1 से शुरू करता हूं। पेज नंबर 1 निकाल। ओके, ये माहित मेरे साथ में मेरी हेल्प कर रहा है, टेक्निकल हेल्प। थैंक यू माहित। तो ये जो मैंने हेडिंग पढ़ा, उस हेडिंग के बाद में पैरा नंबर 1 जो है उसमें कह रहा कि हमारा पहला सवाल है कि ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन को चुनौती तथा परमाणु रासायनिक एवं जैविक हथियारों से लैस विश्व, साथ ही मानव समाज के कॉर्पोरेट अमान्यीकरण की घातक मतलब जीवन और मौत को चुनौती का मुकाबला कैसे करें। सवाल तो यहां आ चुका है, ये क्वेश्चन है हमारे सामने कि इसका कैसे मुकाबला करें। मतलब क्या चुनाव से मुकाबला हो जाएगा? दूसरा है, बहुत ही आसान शब्दों में कोई कहे कि मुझे और आपको शुद्ध हवा चाहिए, हमारे ग्रह के प्रत्येक जैव जीवन को शुद्ध हवा चाहिए, हमारे ग्रह के प्रत्येक मानव एवं जीव जगत को शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन इत्यादि कुछ चाहिए। ये मतलब हमारी आवश्यकता क्या है, नीड क्या है, हमारे जिंदा रहने की नीड ये है। क्या कोई देश, उसकी सरकार, चाहे महाशक्ति अमेरिका हो, अमेरिका ही क्यों नहीं हो, वर्तमान लोकतंत्र के चलते अपने देश के नागरिकों और जीवों को शुद्ध हवा खिला सकता है? ये एक सवाल पूछा है कि भाई बहुत बड़ा है अमेरिका, बहुत महाशक्ति है, तो अमेरिका महाशक्ति क्या वो शुद्ध हवा दे देगा? आज पूछो देखें बाइडेन को, नहीं, इसका आंसर बिल्कुल नहीं आएगा। फिर प्रत्येक देश का नागरिक क्या करे कि कम से कम शुद्ध हवा मुहैया हो सके, या दूसरे शब्दों में विश्व के नागरिक इसके लिए क्या करें? मतलब एक तो प्रत्येक देश का नागरिक क्या करे और पूरी दुनिया के नागरिक क्या करें, ये हमारे सामने एक सवाल है। ये सवाल अटपटा और नया लग सकता है कईयों को, कई कहेंगे यार चुनाव की बात करो ना, क्या ये सवाल लेके आए हो, ये तो बहुत दूर की बात है। परंतु इस सवाल का जवाब खोजे बगैर सिर्फ चुनाव के जरिए सरकारें बदलकर इस धरती पर जिंदा नहीं रह सकते। अब कोई चुनाव कर दें, नई सरकार भी लिया में, या सारी पार्टियों की सम्मिलित सरकार भी लिया में, जिसको कहते हैं कि नेशनल गवर्नमेंट्स भी लिया में, या बीजेपी को बदल के कांग्रेस लिया में, पाकिस्तान के अंदर सरकारें बदल भी गई, श्रीलंका में सरकार बदली है, अमेरिका में भी चुनाव 4 साल में होते हैं, वहां फिक्स बदलती है। तो सवाल हमारे सामने है कि चुनाव के जरिए जो सरकारें बदलती है उससे हमारी समस्याएं, हमारे जो सवाल है वो हल हो जाएंगे क्या? नेक्स्ट, थोड़ा बड़ा करो। ओके, इस ग्रह पर जैव जीवन को ये खतरा क्यों और कैसे आया? अब एक सवाल भी आता है कि पहले ये खतरा आया कैसे? जैसे हर बार आप मतलब सब जानते हैं कि 5 जो विलुप्तियां हुई वो तो हुई प्राकृतिक कारणों से, और 6ठी विलुप्ति जो है वो सारे वैज्ञानिक, सारी सरकारें, सारे थ्योरिटिशियन, सारे लेखक ये मान रहे हैं
कि भाई ये छठी जो विलुप्ति आएगी वो मानव जाति की कारगुजारी की वजह से आएगी। इसलिए हमारा सवाल उठता है, ये वापिस पढ़ रहा हूं, इस ग्रह पर जैव जीवन को ये खतरा क्यों और कैसे आया है, यानी इसका कारण क्या है तथा इसका निवारण कैसे हो सकता है। ये हमारा एक वाजिब सवाल है, वो साधारण सवाल है। क्या इसका कोई व्यक्तिगत स्तर पर किसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की गलती में नहीं थे, या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गलती की वजह से, अथवा हमारे औद्योगिक युग का एजेंडा ही अप्रासंगिक और जैव जीवन विरोधी हो गया है। मतलब भाई एक तो होता है कि चुनाव में ये होता है कि भाई राष्ट्रपति को चेंज कर दो, प्रधानमंत्री को चेंज कर दो, तो सवाल आता है कि क्या ये जो बात हुई है, गड़बड़ हुई है, ये किसी व्यक्ति की वजह से हुई है। पुराने जमाने में तो थे कि मानते थे कि भाई एक व्यक्ति बदलता है छोटी जगह, बहुत सारे लोग पहले से एक राजा बदलता है तो प्रजा के अंदर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन इतिहास तो इस बात को साबित नहीं कर रहा। तो जो सवाल ये है कि भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो गलती की वजह से है या एजेंडा ही अप्रासंगिक है। अब अप्रासंगिक को हम ये तो नहीं कह सकते कि शुरू से ही अप्रासंगिक था, ये अप्रासंगिक हो गया, ये जैव जीवन विरोधी एजेंडा हो गया। इसका मतलब है कि एजेंडे की वजह से हुआ, किसी व्यक्ति या किसी सरकार की वजह से ये खराबी नहीं। इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश में हमें हमारे ग्रह के जैव जीवन एवं मानव के अस्तित्व के इतिहास पर नजर डालने की जरूरत है। अब देखते हैं कि भाई यार आदमी आया कैसे। बहुत सारे लोग, बहुत सारी धारणाएं हैं कि ये ईश्वर ने पैदा कर दिया और कर दिया, लेकिन वास्तविकता क्या है, इसको जितना ज्ञान हमारा है मानव जाति का, वो क्या कहता है। हमारे वर्तमान मानवीय ज्ञान विज्ञान के आधार पर हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी ग्रह पर पर्यावरण ही जैव जीवन का आधार बना है। हालांकि अभी अमेरिका की संसद में एक चर्चा चली कि एलियंस हैं और एलियंस ने कुछ किया, वो एक चर्चा चल रही है, हो सकता है कोई रिसर्च हो, मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात तो साबित हो चुकी, जो तथ्य स्पष्ट है कि हमारा जो पर्यावरण है धरती के ऊपर जैव जीवन का, अभी तक जो मानव हम लोगों को ज्ञान है वो सिर्फ धरती पर ही है। इस धरती पर हमारे मानव जीवन से पहले भी बहुत जीव जंतु पैदा हुए, अपने पर्यावरण के साथ साथ आपसी पूरकता, एकता एवं संघर्ष दोनों के संतुलन में इतिहास के किसी काल में अपना जीवन पूरा किया। भाई आप डायनासोर के बारे में पढ़ते हो, बहुत सारे छोटे हुए, ऐसा हुआ कई बार, जीव आया खत्म हुआ, संतुलन असंतुलन चलता रहा। कुछ लाख साल पहले मानव ने भी एक जीव प्रजाति के रूप में हमारे ग्रह पर पदार्पण किया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये 6वीं क्लास का, ये जो 6th क्लास की बुक है, इस बुक के अंदर लिखा है कि भाई धरती आई, जो 5 बिलियन ईयर्स एगो जो आई धरती, उसके बाद के अंदर इसका धरती का जो फॉर्मेशन हुआ वो 4 से 5 बिलियन वर्षों के बीच में हुआ। और जो लाइफ पहली आई वो करीब करीब आज से 3.5 अरब वर्ष पहले आई, और ये लाइफ चलती रही। और जो पहला मानव आया वो फर्स्ट जो आया वो आया करीब 1.5 मिलियन ईयर एगो, बस इतना ही, 15 लाख साल पहले ये बात बताइए। और ये तो मतलब 6ठी क्लास के पार्ट में। अब कोई इसको नकार जाता है कि सब नहीं, ये इंसान की वैज्ञानिक तरीके से जो वैज्ञानिकों ने बताया वो ठीक नहीं है, तो उस पर बहस हो सकती है, उस पर बहस हुई भी। और उसमें ये भी हुआ कि मैं यहाँ ये कहना जरूरी समझता हूँ कि ये अपने पैराडाइम को शिफ्ट करने की बात है। पैराडाइम शिफ्ट करने का मतलब है कि एक जमाना था जिसके अंदर ये था कि सूर्य धरती के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और जो लोग कहने वाले थे उनको गलत साबित कर दिया। लेकिन बाद में जब ये पता लगा वैज्ञानिकों को कि नहीं, धरती सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो पॉप ने भी इस चीज को 400 साल बाद में माफी मांगी। कहने का मेरा मतलब ये है कि अपने ज्ञान विज्ञान के आधार पर ही मैं सारी कुछ बातें कह रहा हूं। अपने पर्यावरण के साथ साथ कुछ लाख साल पहले मानव थोड़ा आगे कर दिया आपने, आगे नहीं, अभी एंथ्रोपोलॉजी, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। कुछ लाख साल पहले मानव ने भी एक जीव प्रजाति के रूप में ग्रह पर पदार्पण किया, ये बात आई साबित। मानव शास्त्र जिसको एंथ्रोपोलॉजी
कहते हैं इसके अनुसार शुरुआत में मानव जाति की पर्यावरण एवं जीव जंतुओं के साथ पूरकता, एकता और संघर्ष की संतुलन का समझ काफी मुश्किलों से गुजरता था। एवं इसकी पूरकता को कायम रखने एवं अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए मानव को अपने दिमाग का अधिकतम उपयोग करना पड़ा। ये मतलब जब सज्जन कहता है ना कि ये सबसे कमजोर जीव आया, क्योंकि हर आदमी जो है, बछड़ा अभी पैदा हुआ और वो थोड़ी देर में खड़ा हो जाता है, बकरी का बच्चा हुआ तो थोड़ी देर के अंदर खड़ा होकर दूध खुद ही पी लेता है, लेकिन मानव का जो बच्चा है ना वो तो उड़ता ही नहीं है। वो 6 महीने तक मतलब उसको उठाना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए उसका दिमाग विकसित हुआ कि यार सांप आ गया, बिच्छू आ गया, मैं क्या करूं। तो इसी का परिणाम एक तरफ मानव द्वारा प्रकृति के नियमों को जानने एवं औजार बनाने तथा सीधे खड़े होकर हाथों का प्रयोग औजारों सहित करने में निकला, जो दूसरी तरफ मानव के बीच सामाजिक संबंधों, एकता और संघर्ष के जरिए अंतरक्रिया से आगे बढ़ने में निकला। इसको तो एक आप सब जानते हैं, मतलब 6th क्लास का बच्चा आपस में जानता है कि किस तरह इंसान जो चौपाए से 2 पाए पर आया, 2 पैरों पर खड़ा हुआ, और किस तरह उसने स्टोन एज की शुरुआत की। स्टोन एज की शुरुआत ये नहीं है कि सिर्फ वो भारत में हुई या मेसोपोटामिया में हुई या मिस्र में हुई, या ये नहीं, वो पूरी वर्ल्ड में एक जैसा ही हुआ, एक जैसा ही इतिहास चला। उपरोक्त ऐतिहासिक प्रक्रिया में मानव समाज विज्ञान तकनीकी के धीरे धीरे विकास के साथ गणों, कबीलों, दास मालिकों, कृषिकारी, सामंती समाजों एवं राष्ट्रीय राज्यों से अंतर्निर्भर विश्व व्यवस्था, अंतर्निर्भर राष्ट्रीय राज्यों सहित में प्रवेश कर चुका। ये एक हमारा एक इतिहास चला। नेक्स्ट, वर्तमान समय में मानव प्रजाति दूसरे जीव जगत एवं समस्त जैव विविधता के साथ पूरकता, जिसमें एकता एवं संघर्ष का संतुलन रूप था, के बजाय गैर पूरकता यानी पूर्ण नियंत्रण का रूप अपना चुकी है। जब इसका मानव का दिमाग विकसित हुआ और इसने नियंत्रण करना चालू कर दिया, उसने देखा मैं शिकार कर सकता हूं, मैं उसको मार सकता हूं, तो फिर इसने देखा और ज्यादा से ज्यादा उसने तकनीकी का आविष्कार भी किया। तो अब ये दूसरे जैव जगत को ज्यादा ताकतवर बन चुकी एवं स्वयं को बुद्धिमान और श्रेष्ठ होने का दर्जा देते हुए इन पर पूर्ण नियंत्रण का ठेका ले चुकी है। और इसलिए सारे शास्त्रों में लिखा है कि 84 जीव योनियों के अंदर सबसे मानव ही श्रेष्ठ है। आप किसी में देख लो, किसी धर्म ग्रंथ में देख लो, किसी बहस में देख लो, बड़े नेताओं के भाषणों में देख लो, वो कहते हैं बस मानव की ही सबसे बड़ा है, क्योंकि इसके पास दिमाग है, ये सोचता है, ये सपना लेता है, इसलिए इसको सबसे बड़ा ठेकेदार मान लिया। ये नियंत्रण करने की मानसिकता एक तरफ जहां समस्त प्रकृति को नियंत्रित करने की दिशा लिए हुए हैं, तो दूसरी तरफ तथाकथित श्रेष्ठ, बुद्धिमान, सभ्य, कॉर्पोरेट, नेता, पार्टी आदि अतिमानवों द्वारा समस्त आम नागरिकों नियंत्रण करने का एजेंडा और व्यवस्था कायम कर चुके हैं। जब मानव जाति सब में श्रेष्ठ है, तो फिर एक सवाल उठता है, उनमें भी कोई मानव श्रेष्ठ होगा, उनमें कोई बुद्धिमान व्यक्ति श्रेष्ठ होगा, उसके अंदर फिर पार्टियों के नेता श्रेष्ठ होंगे, कॉर्पोरेट श्रेष्ठ होंगे, जो सारा ये संचालन कर रहे हैं। मतलब वो अपने आप को अति मानव से ऊपर की कैटेगरी दे चुके हैं। दुनिया के आम नागरिकों को व्यक्तिवाद, सांप्रदायिकता, कॉर्पोरेटवाद, राष्ट्रवाद, मां शक्ति और मानव केंद्रितवाद आदि असंख्य पूंजी के एजेंडे को गुटबाजियों में धकेलकर उन पर वैचारिक कुछ श्रेष्ठ मानव कायम कर चुके हैं। बस ये सारे जितने मैंने बताए वाद, ये सारे हमारे दिमाग में फिट कर दिए। व्यक्तिवाद तो पहले ही फिट कर दिया एडम स्मिथ ने कि भाई व्यक्ति अपने स्वभाव से ही स्वार्थी है, तो व्यक्तिवाद तो वहां से ही आएगा। सांप्रदायिकता खुद बहुत पुरानी तो नहीं है, लेकिन ये घर कर गई सेक्टेरियन अप्रोच से। राष्ट्रवाद आज के दिन राष्ट्रवाद के तौर पर ही तो सारा देशों का आपस में झगड़ा कर रहे हैं, सारी कॉर्पोरेट धनाधन आगे बढ़ रहा है, गुटबाजी छोटी और बड़ी सब प्रकार की गुट, और वो कहते हैं हम अपना आपको श्रेष्ठ मानव कायम कर, और ये समस्त मानव प्रजाति को फूट डालो राज करो की पद्धति में डाल चुके हैं। ये श्रेष्ठ शासक कॉर्पोरेट लोग अब पृथ्वी पर भगवान बन गए। मतलब मैं भगवान शब्द को यहाँ लिखना चाह रहा था कि वो सर्वोपरि बन गए, क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो, भगवान बन गए इसका मतलब आप भी बोल वो मान रहे हो, नहीं, सर्वोपरि बन गए। ये यहाँ शब्द में चेंज करना चाह रहा हूं। तभी तो दुनिया के केवल 26 कॉर्पोरेट कंपनियों के, ये पुरानी है, अभी देखो
ये तो 2019 का लिखा हुआ है।